हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे आप सभी का एकेडमी फॉर जीनियस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान पाठ पहला है, भौतिक विज्ञान का पाठ 1 है, लेकिन आपके विज्ञान की जो किताब है उसका पाठ 8 है और गति। पाठ का नाम क्या है? गति। तो देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो गतिशील होती हैं, चलती हैं, जैसे समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती हैं। तो गति की अवस्था को पढ़ने के लिए हमें विराम की अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, पहले से ही परिभाषा दोनों की लिखी हुई है। गति व विराम की स्थितियां जो हैं दोनों एक दूसरे की आपेक्षिक स्थितियां हैं। गति और विराम दोनों एक साथ हम समझ सकते हैं, दोनों को हम अलग अलग करके नहीं समझ सकते हैं। जैसे एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए गतिशील हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्थिर हो सकती है। एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए गतिशील हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्थिर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो एक रास्ते पर या ट्रैक के बगल में लगा हुआ पेड़ उसको दिखता है कि वो पेड़ गतिशील है, जबकि कोई एक दूसरा व्यक्ति अगर उसी पेड़ को देखे तो क्या होगा? वो पेड़ स्थिर होगा। सड़क के किनारे या रेल की पटरियों के किनारे लगे हुए बिजली के खंभे या और सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, सब उसको गतिशील दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या पेड़ पौधे गतिशील हैं? नहीं। तो विराम और गति की अवस्था एक दूसरे के आपेक्षिक स्थिति है। कहने का मतलब विराम और गति को आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। तो गति की अवस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे उदाहरण, आप बहुत सारे दैनिक जीवन में ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, सब क्या हैं? गति की अवस्था में होती हैं। नदी में चलता हुआ नाव, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, है ना, और कीड़े मकोड़ों की गतियाँ, बहुत विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। गति के प्रकार भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल गति की अवस्था क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है, और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर बने हुए मकान जो हैं सभी स्थिर होते हैं, लेकिन वास्तव में आप इसको स्थिर कहाँ हैं? किसके सापेक्ष? ये अपने आसपास की चीज़ों के सापेक्ष स्थिर हैं। अपने आसपास की चीज़ों के सापेक्ष इनकी स्थिति नहीं बदल रही है। लेकिन वास्तव में यदि हम इसी चीज़ को, मकान को, घरों को अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो क्या ये स्थिर आपको दिखाई देंगे? नहीं, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से इन्हीं घरों को देखेंगे, इन्हीं पेड़ पौधों को देखेंगे तो ये सब के सब क्या होंगे? गतिशील होंगे, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। तो पृथ्वी के साथ साथ ये सभी पेड़ पौधे गति करते आपको दिखाई देंगे। तो विराम की अवस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर लगे पेड़ पौधे, विभिन्न भवन जो पृथ्वी पर हैं, बिजली के खंभे इत्यादि, ये सभी क्या हैं? विराम की अवस्था में होते हैं। चलिए आगे देखिए, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वह राशियां हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में, अपने ज्ञानेंद्रियों से। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ।
कुल मिलाकर हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, टच करके, स्पर्श करके हम उनको महसूस कर सकते हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक है आपकी अदिश राशियां और एक है आपकी सदिश राशियां। इंग्लिश में इन्हें हम क्रमशः स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या हैं, मैंने यहां पर अभी नहीं लिखा है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। आगे भी इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो क्या होती हैं अदिश राशियां? वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? यदि किसी वस्तु गति की अवस्था, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे रोड पर चलती हुई कार, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, नदी में तैरता हुआ नाव, नदी में चलता हुआ नाव। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर लगे हुए पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और विभिन्न प्रकार के भवन। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए अदिश राशियां और सदिश राशियों की परिभाषा लिख दी है। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको जब भी पूछा जाएगा कि अदिश राशियां क्या हैं, सदिश राशियां क्या हैं, तो इन उदाहरणों की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इन्हीं उदाहरणों से ही आप समझ पाएंगे कि कौन सी राशियां अदिश हैं, कौन सी राशियां सदिश हैं। आगे के क्लासेस में इसका विस्तार है, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी राशियां अदिश हैं, कौन सी राशियां सदिश हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जितने उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण मैंने ज़्यादा लिखवा दिए हैं इसलिए कि आप इनको याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको जैसे पूछा जाए दूरी कैसी राशि है तो अदिश राशि है, समय कैसी राशि है तो अदिश राशि है, दाब कैसी राशि है तो अदिश राशि है। ये आपको क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। आयतन कैसी राशि? अदिश राशि है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। सदिश राशियां वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन अदिश राशियां और सदिश राशियां। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति का वर्णन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति का वर्णन। तो किसी भी गति का वर्णन करने के लिए हमको एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। किस बिंदु की? मूल बिंदु की आवश्यकता। तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम किसी चीज की स्थिति को बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कहता है कि मेरा घर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु वहां पर क्या है? स्टेशन। वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरा घर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो जो स्टेशन है वो कहाँ से 2 किलोमीटर दूर है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु क्या है? वहां पर स्टेशन है। तो किसी भी गति का वर्णन करने के लिए हमको एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। इसी को निर्देश बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। अब इसके बाद में है गति का वर्णन। गति के प्रकार में आप सरल रेखीय गति समझ लीजिए, सरल रेखीय गति। आगे के क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा
बता दे रहा हूं, सरल रेखीय गति, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी सरल रेखा पर गति कर रही है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है दूरी, यानी डिस्टेंस, और इसके बाद हमको पढ़ना है विस्थापन, और फिर दूरी और विस्थापन में अंतर, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हमको पढ़ना है। गति में अभी हमको आगे क्या पढ़ना है? सरल रेखीय गति में दूरी। तो दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी भी समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी कभी भी जीरो नहीं होती है। दूरी और विस्थापन दोनों की परिभाषा समझ लीजिए, फिर आपको विस्थापन और दूरी में अंतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी और विस्थापन में अंतर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो आपने दूरी की परिभाषा लिख दी। तो दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और देखिए, जैसे कहने का मतलब एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। अब मान लीजिए कोई इस रास्ते से, एक रास्ता B तक पहुंचने का ये है, एक रास्ता B तक पहुंचने का ये है, और एक रास्ता B तक पहुंचने का ये है। मान लीजिए ये अगर कोई व्यक्ति A से B तक जाता है तो ये दूरी उसको 5 किलोमीटर पड़ती है। फिर अगर इस रास्ते पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे 6 किलोमीटर पड़ती है। और इन दोनों, और ये सीधा रास्ता जो है इधर से जाता है कोई तो 4 किलोमीटर पड़ती है। वही चीज़, तो दूरी क्या है भाई? ये चीज़ क्या है? दूरी। लेकिन A और B के बीच की ये जो सीधी दूरी है वो क्या है? विस्थापन। तो A से B तक जाने में किसी व्यक्ति ने दूरी कितनी तय की? 5 किलोमीटर भी तय कर सकता है, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर भी तय कर सकता है। लेकिन विस्थापन क्या होगा? उन दोनों बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अभी देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से गोंडा गए, मैं अपने घर से कहाँ गया? गोंडा। ये मेरा होम है और ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, ठीक है। मैं अपने घर से गोंडा गया। अब मान लीजिए गोंडा की दूरी है 25 किलोमीटर। मान लीजिए गोंडा की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। तो ये हमने दूरी कितनी तय की? 25 किलोमीटर। अब मान लीजिए हम फिर वापस यहाँ से चले और अपने घर पर पहुँच गए। फिर हम अपने घर पर पहुँच गए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ से हम गए थे यहाँ तक 25 किलोमीटर, फिर वापस आए, तो दूरी कितनी हुई? 25 किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर वापस आने में, कुल मिलाकर 25 किलोमीटर हुई। लेकिन विस्थापन क्या है? हम जहाँ से चले थे वहीं फिर से वापस आ गए, तो विस्थापन 0। तो यानी दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अगर हमने दिशा बदल दी, हम इस दिशा में गति करने लगी, तो क्या हो जाएगा? फिर दिशा बदलने से ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है और इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। ओके,
तो ये सारी परिभाषाएं हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। गति का वर्णन, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु, सरल रेखीय गति, दूरी और विस्थापन। फिर दूरी और विस्थापन को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे, तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आप लोग अपना कीमती सुझाव देते रहिए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर जीनियस मैथ्स बाय संदीप सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।